आपके पास 2013 अक्टूबर नवंबर का पेपर होना चाहिए। अभी अब्बास पेपर शेयर हो रहा है? जी सर, हो रहा है। ठीक है जी। ये आपका एक मेरे पास निशानी आ जाती है कि भाई नाम लिखा हुआ, ये पेपर मैंने करा दिया। चले, पहला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अमोनियम नाइट्रेट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो इस टॉपिक का नाम हम रखते हैं सॉल्युबिलिटी। इसका नाम हम रख देते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, इसका हम नाम रख देते हैं सॉल्युबिलिटी। सर ये 5-2 है। जी बेटा 5-2 है। इस पेपर का नाम रख देते हैं हम सॉल्युबिलिटी। इसने सॉल्युबिलिटी दे भी दी है 2.5 मोल पर 100 ग्राम। याद याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है 100 ग्राम वाटर में कितना डिसॉल्व है। 100 ग्राम पानी लें, 100 ग्राम, उसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लें, जितना डिसॉल्व हो गया वो उसकी सॉल्युबिलिटी है। इसके बाद आप देखें, इसमें इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी इन्वॉल्व कर लिया इसने। अब आपसे ये कह रहा है आप देख सकते हैं, ये एनर्जेटिक का पेपर 5 में से आया है। प्रिडिक्ट हाउ द टेम्परेचर of water initially at 25 degrees Celsius would change as ammonium nitrate is dissolved. Explain this prediction in terms of lattice energy and enthalpy of hydration of ions. आइए इसको पढ़ते हैं, इसको करते हैं। बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से अमोनियम नाइट्रेट ज्यादा डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? सर बोले ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, सही है। लेकिन सवाल यहाँ है प्रिडिक्शन ऑफ टेम्परेचर चेंज। बताइए सोल्यूशन एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? बताइए एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन कह रहा है मुझे हीट दो, मुझे हीट चाहिए। तो बताइए टेम्परेचर टेम्परेचर कम हो जाएगा और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी कम हो जाएगी। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी तो डिक्रीज हो जाएगी ना। तो आप लिखेंगे एस द अमोनियम नाइट्रेट, as the ammonium nitrate is dissolved in water, temperature decreases delta H solution decreases, delta H solution decreases। इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है आपने, इस प्रेडिक्शन की आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। बताइए बताइए लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी? मोर निगेटिव होगी या मोर पॉजिटिव हो जाएगी लेटेस्ट एनर्जी? बोले बेटा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर आ रही है। देखें देखें, जब टेम्परेचर आप कह रहे डिक्रीज हो रहा है तो लेटेस्ट एनर्जी भी तो डिक्रीज होगी ना। लेटेस्ट एनर्जी
आपको मालूम है ना, लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं एनर्जी रिलीज होने को जब किसी भी सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो वो मोर नेगेटिव हो जाएगी, लेटेस्ट एनर्जी मोर नेगेटिव हो जाएगी, और रिएक्शन क्या हो जाएगा, मोर एक्सोथर्मिक हो जाएगा। आपको मुझे लग रहा है बात समझ नहीं आ रही, कोई हाँ में नहीं मिला रहा, बोले मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? सर चीजें मिक्स हो रही हैं, देखें ये तो पूरा रिपीट कर दें एक एनर्जेटिक का दफा। आपका, देखें ये तो एनर्जेटिक का आपका पहले चैप्टर का ही तो चीजें हैं। मैं भी आपको समझाता हूँ दोबारा। एज लेटेस्ट एनर्जी इज मोर नेगेटिव, रिएक्शन बिकम एक्सोथर्मिक। अब अगर गौर से देखेंगे ऊपर क्या लिखा है, शुरू से देखे, अमोनियम नाइट्रेट इज सॉल्युबल इन वाटर इतना 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। द मोलर इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इज द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डिसॉल्व इन वाटर। यहां देखें गौर से, पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक है। अमोनियम नाइट्रेट को जैसे ही पानी में डालते हैं तो वो कहता है पानी का टेम्परेचर कम कर देता है, पानी में से टेम्परेचर को खा जाता है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है तो भाई इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगी कम हो जाएगी? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डेफिनेटली कम हो जाएगी। बोले आपको मेरी और बात ये समझ आ रही है नहीं आ रही? आपने ये प्रिडिक्शन कर दी है, टेम्परेचर और डिक्रीज सर हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज होगी, ये हमने एंडोथर्मिक से जज किया है। नहीं बे, हाँ एंडो, आप देख रहे हैं प्लस का साइन है। जी जी जी, तो एंडोथर्मिक है तो मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होगा और तब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, ठीक है। तो हमने लिखा टेम्परेचर डिक्रीजेस, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। अब अगला आ जाइए एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है एज लेटेस्ट एनर्जी इज मोर नेगेटिव, रिएक्शन बिकम एक्सोथर्मिक। क्या कहा हमने कि भाई देखे, जब आप किसी भी सॉल्ट को, लेटेस्ट एनर्जी को तोड़ते हैं, ठीक है, ये देखें मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू लाहौर प्लस सक्कर, हैदराबाद इज इक्वल टू लाहौर प्लस सक्कर, हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू लेटेस्ट एनर्जी प्लस सोल्यूशन, ऐसे लिखाया था ना। तो अगर आप इस फॉर्मूले को यूं बनाते हैं, लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी माइनस सोल्यूशन, तो लेटेस्ट एनर्जी का मतलब ये होता है कि जब भी कोई लेटेस्ट बनती है, आयनिक सॉलिड बनता है, तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। जब आप किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हैं तो लेटेस्ट एनर्जी पर काबू पाते हैं, जब वो डिसॉल्व होती है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये हुआ ना कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। मेरी बात समझ रहे नहीं समझ रहे? जी सर। इसी का उलट लिख दिया है मैंने यहाँ पर। आइए, अब्बास आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अब्बास मार्किंग स्कीम खोलेंगे, अगर मेरी कोई बात कंट्राडिक्ट कर रही है ना तो उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। अब ये कह रहा है इन द स्पेस बिलो sketch a graph to show your prediction of temperature change with concentration। देखिए इसका हम प्रिडिक्शन बनाने जा रहे हैं। इधर आ जाएगा टेम्परेचर चेंज, ये आ जाएगा टेम्परेचर चेंज, ये आ जाएगा कंसंट्रेशन,
मोल पर 100 ग्राम ऑफ H2O, 100 ग्राम ऑफ H2O। बताइए कंसंट्रेशन बढ़ाने से टेम्परेचर चेंज क्या होगी? बोले, बोलो मेरे बच्चों। सर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एक दूसरा ग्राफ देखें। आप ऐसा भी बना सकते हैं ग्राफ, आपके प्रेडिक्शन पर डिपेंड कर रहा है। ये टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसी आपकी प्रेडिक्शन है वैसे ग्राफ होगा। सर हमने तो ऊपर दिया ना कि टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करेगा। तो फिर हम दूसरा वाला ग्राफ बनाएंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैंने दोनों ग्राफ बनवा दिए आपको। यार अब्बास, मार्किंग स्कीम खोलेंगे बेटे? जी सर, खोली भी है। ठीक है, आप मुझे जरा थोड़ी सी गाइड करते रहेंगे। ये वाला ग्राफ बनवा रहा है, दूसरा बना रहा है, या सर दोनों कह रहा है? इसने इसने कहा है दोनों बनाने हैं, और क्या कहते हैं, एक मार्क उसका दिया हुआ है जो आपने लेफ्ट में बनाया हुआ है, और एक मार्क राइट वाले का। बस ठीक है, इसका मतलब दोनों बनाने होंगे। ठीक है, यूज टू लेबल एक्सेस एंड इंक्लूड, 2 नंबर ये, 2 नंबर ये। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। देखिए, मैंने इसीलिए कहा ना आपको कि ये ग्राफ, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन निकाल लिया। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर चेंज और उसका ग्राफ बना रहे हैं तो एक तो ये बनेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर चेंज बढ़ रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, टेम्परेचर चेंज की बात हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ टेम्परेचर चेंज लिखा तो यहाँ टेम्परेचर चेंज ना लिखें, खाली टेम्परेचर लिखें। आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे टेम्परेचर चेंज बढ़ता जाएगा, और जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे टेम्परेचर उतना कम होता जाएगा। टेम्परेचर चेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन टू टेम्परेचर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और टेम्परेचर खाली टेम्परेचर होता है, इससे कोई किसी से माइनस प्लस नहीं करते। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर, समझ गए। जी सर। सवाल जी सर। सवाल बड़ा जानदार, सवाल बड़ा जानदार निकाला है मैंने, यकीन यकीन माने। चलिए, अगला है सवाल, आपसे पूछा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताइए। ठीक है, बताइए, आप अपने फैसले खुद कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं। यू सर चेंज, मैंने आपको डीआई बताई थी। यू चेंज, जो आप चेंज करते हैं, क्यों? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट है। तो आप इस सवाल में क्या चीज चेंज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन या टेम्परेचर? कंसंट्रेशन। तो भाई कंसंट्रेशन चेंज, कंसंट्रेशन चेंज इंडिपेंडेंट हो गया। और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? टेम्परेचर टेम्परेचर चेंज। चेंज। टेम्परेचर। ये नीचे आ गया। सर अब डीआई अगले जरा क्वेश्चन, रिपीट कर दीजिएगा। मैंने आपसे ये कहा कि दुनिया को तब्दील करना आपने, यू चेंज, आप चेंज कर सकते हैं। क्यों आप कर सकते हैं? बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट। तो जो चीज आप मतलब चेंज जी जी। करते हैं, जो चीज आप अच्छा, चेंज मतलब करते ठीक है। हैं वो इंडिपेंडेंट होता है। और याद रखिएगा, ओके सर। एक बार याद रखिएगा, बायो की पेपर 5 में भी काम आएगा आपके। जो आप चेंज करते हैं वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो आप ऑब्जर्व करते हैं वो डिपेंडेंट होता है। वाई एक्सिस में हमेशा डिपेंडेंट आता है, जो आप ऑब्जर्व करते हैं। ओके सर। ठीक है, अच्छा, अब इसने बाकायदा तौर पे एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया है।
उसने कहा है कि आपने जो है ना वो यू आर टू प्लान एन experiment to determine as accurately as possible how the temperature change varies when different solution are made, each with different concentration of ammonium nitrate. सही है जी? अच्छा जी, फिर आपने क्या करना है, यू शुड यूज ओनली स्टैंडर्ड अप्रेजर फाउंड इन स्कूल और कॉलेज. ये ध्यान में रखना है, अपनी कोई नई केमिस्ट्री नहीं ले आइएगा. वो यूज करेंगे ऑपरेटर्स जो कि आपकी लेबोरेटरी में, स्कूल या कॉलेज की लेबोरेटरी में हो. अच्छा जी, द ऑपरेटर्स यूज सच एज रिएक्शन वेसल्स. हाउ द टेम्परेचर थर्मोमीटर विल बी पोजिशन इन ऑर्डर टू मेजर द टेम्परेचर. आप जब सोल्यूशन बना रहे होंगे तो टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे ये मालूम होना चाहिए. ठीक है. हाउ द ऑपरेटर्स विल इंस्टॉल्ड, कैसे इंस्टॉल्ड होगा, और कैपेसिटी स्टेबिलिटी सब बतानी है इसके अंदर. करना क्या है, आपने अमोनियम नाइट्रेट को एक कंटेनर में डालना है. डेफिनेटली उसकी लैगिंग होनी चाहिए, उसको उसका वो कंटेनर इंसुलेटेड होना चाहिए ताकि वो टेम्परेचर, आपका टेम्परेचर चेंज सही एक्यूरेट मेजर हो जाए. उस रिएक्शन के अंदर, सोल्यूशन के अंदर आपने अमोनियम नाइट्रेट डालना होगा और पानी डालना होगा, क्योंकि इन दोनों का रिएक्शन है सोल्यूशन. आइए इसको बनाते हैं, आइए इसको बनाते हैं. आप बनाएंगे ऐसा एक कंटेनर. क्या ये कंटेनर वर्क करेगा? नहीं करेगा. चलें जी, ये क्या, ये क्या, ये क्या, एक कंटेनर बना दिया आपने. एक काम करते हैं, एक ये बनाते हैं, एक ये बनाते हैं, फिर एक ऐसे बना लेते हैं. ये आ गया. ठीक है. अब आपने क्या करना है, एक ऐसे बनाना है, एक ऐसे बनाना है, इस तरह से बनाना है. ठीक है. इसके ऊपर आपने ये लैगिंग कर दी है. अब आपने क्या करना है, इसके अंदर थर्मोमीटर डालना है. एक थर्मोमीटर डालना है और एक स्टीरर डालना है. ठीक है. गौर से देखिएगा मैं कैसे काम कर रहा हूँ. ये आपने ऐसे बनाया और इसके अंदर ऐसे कर दिया, ताकि इसे आप कह सकें कि यार ये ग्लास रॉड है या स्टीरर है. इस तरीके से आपने स्टीरर बना लेंगे आप. ठीक है. ये स्टीरर है ग्लास रॉड की. इसी तरह से आपने इसके अंदर जो है वो थर्मोमीटर डालना है. ख्याल ये रखना होगा कि थर्मोमीटर इतना डालें कि सोल्यूशन के अंदर आ जाए वो. ये आपका थर्मोमीटर हो गया. अब आप क्या करेंगे, इसको आप बंद कर देंगे, ऊपर वाली सरफेस से बंद कर देंगे. ये आपने पूरा यहाँ से बंद कर दिया इसको. ये आपने इसको बंद कर दिया. ये आपने इसको यहाँ से बंद कर दिया. इसके कई नाम रख सकते हैं आप. ये कॉर्क है,
आप कुछ भी रख सकते हैं। ये आपके पास आ गई है बेटे, ग्लास रॉड है इसका नाम, या ग्लास स्टीरर है। ये आपका थर्मोमीटर है, क्योंकि इसने कहा है लैब में जो है वो इस्तेमाल करेंगे। थर्मोमीटर है आपकी लैब के अंदर। जो थर्मोमीटर है उसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड रेंज है इसकी। ये जो कंटेनर है इंसुलेटेड कंटेनर है, इंसुलेटेड कंटेनर है। ये इंसुलेटेड कंटेनर है। इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? कुछ इसको ऐसा बताया नहीं गया कितना वॉल्यूम इस्तेमाल करना है। तो नॉर्मली कंटेनर जो होता है 250 cm³ का होता है। 250 cm³ का होता है। आप इसको लैगिंग कहना चाहें तो लैगिंग भी कह सकते हैं। लैगिंग भी कह सकते हैं आप। ये जो ऊपर आपने ये सब ड्रामा किया है इसका नाम है कॉर्क स्टॉपर कह सकते हैं, कॉर्क स्टॉपर कह सकते हैं। इसको लिड का नाम दे सकते हैं। ये जो आपका थर्मोमीटर है इसका प्रिसीशन देखें तो 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है प्रिसीशन। ये लिख लें, आपसे पूछ सकता है। इसका जो प्रिसीशन है वो 0.1 से लेके 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि रेंज भी उसी हिसाब से और प्रिसीशन भी उसी हिसाब से। अच्छा जी, अब इसका वॉल्यूम लिख लेते हैं। लिखने के बाद अंदर सोल्यूशन डाल देते हैं। ये आ गया आपका सोल्यूशन। ये सोल्यूशन आ गया इसके अंदर। माम, बात समझ आ रही है? जी सर। ये सर आपने अभी तो पूरा जो उन्होंने क्वेश्चन में मांगा है हम सिर्फ वही ड्रॉ करके दे रहे हैं, ऐसा कुछ खासा अलग तो नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन बच्चों को तो ये आता ही नहीं है ना, जो भी एग्जाम में बैठेगा वो कहेगा ये कि हमें ये, तो भाई ये सारा बचपन का किया हुआ है, कोई नई चीज तो है ही नहीं। और सारी थ्योरी वही है जो आपने एनर्जेटिक में पढ़ी है। इसके अंदर सोल्यूशन है, ये लिखना जरूरी है। कौन सा सोल्यूशन है ये भी लिखना जरूरी है। वो है अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अमोनियम नाइट्रेट प्लस वाटर। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ तक नहीं आ रही है? जी सर। माम बोले यहाँ तक होगी जी ना सर, बात? आ गई। आ चले गई, आ आगे गई। बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे में ये है कि यूजिंग द ऑपरेटर शोन इन सी, जो आपने बनाया है, आप डिजाइन करें एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट योर प्रिडिक्शन इन इट टू, जो आपने दिया है। हाउ द टेम्परेचर चेंज ऑफ द सोल्यूशन वेरीज विद सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। सही है, ये आपने करना है। अब आपने क्या करना है? इन एडिशन टू अपडेट्स नॉर्मली फाउंड इन अ लेबोरेटरी यू आर प्रोवाइडेड। ये अलग सी चीज आपको दी हुई है। आपको सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट दिया हुआ है, डीआयोनाइज्ड वाटर दिया है, डिस्टिल वाटर। आपने टेबल बनाना है, ठीक है। उसमें आपने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बताने, आपने बताना है टेम्परेचर मेजरमेंट यू वुड टेक, आपने बताना है वॉल्यूम ऑफ वाटर यू वुड यूज। आपने ये पूरी कैलकुलेशन को बताना है किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट का मैक्सिमम मास होगा। नीचे आपको जगह दी हुई है, ठीक है। आइए मैं आपको इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन, पूरी की पूरी चीजें बताता हूँ, ठीक है। आप एक टेबल बनाएंगे इसके अंदर।
ये देखिए मैंने एक टेबल बनाना है यहाँ पे। पहले में आप लिखेंगे, पहले में लिखेंगे उसने क्या कहा है कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर। पहले में आप लिखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर, कितने एक्सपेरिमेंट आप करें, 5 एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट करने चाहिए। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट इसने बताया नहीं है कितने, हम 5 एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है आपने पानी का मास कितना लिया है और अमोनियम नाइट्रेट का मास कितना लिया है। तो अगली हेडिंग होगी मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। उसके बाद इसकी यूनिट लिखनी होगी आपने, यूनिट लाजमी लिखनी होती है ग्राम के हिसाब से। मास हमेशा लिया जाएगा ग्राम के हिसाब से। बेटे मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट के बाद आपने इसमें पानी डालना है। अगला होगा मास ऑफ वाटर, यहाँ आ जाएगा मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर स्लैश ग्राम। अगला आ जाएगा मास ऑफ वाटर ग्राम के बाद आपने टेम्परेचर चेंज निकालना है। तो आपको मालूम होना चाहिए इनिशियल टेम्परेचर क्या है हर एक्सपेरिमेंट का और फिर फाइनल टेम्परेचर क्या है। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर चेंज निकाला है आपने। ठीक है, तो एक टेबल आपका होना चाहिए कि किस तरीके से आपके पास जो है वो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगली हेडिंग बनेगी इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर स्लैश डिग्री सेंटीग्रेड। अगला आ जाएगा आपके पास फाइनल टेम्परेचर, अगला टेम्परेचर आ जाएगा आपके पास फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, यहां आप लिखेंगे फाइनल टेम्परेचर और आखिर में आप लिख लेंगे कंसंट्रेशन। मैं तो इसको सॉलिबिलिटी कहता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट यानी सॉलिबिलिटी। क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट है मोल पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। ऊपर इसने लिखा है, ऊपर इसने यह लिखा हुआ था, आपको शुरू में लिख लिया था, देखें ये लिखा हुआ शुरू में। तो लिहाजा आपने अमोनियम नाइट्रेट की यूनिट वही लिख दी। कितने एक्सपेरिमेंट करेंगे आप भाई? 5। ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ये आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ये आपका तीसरा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ये आपका चौथा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5। ये आपके पास हो गया। अच्छा, उसने डिस्क्रिप्शन मांगी थी, कहानी लंबी मांगी नहीं थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। 4 नंबर के लिए आपसे कहानी मांगी थी, आप
आपको समझाने के लिए मैंने इतना लिख दिया। आप पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, पहला पॉइंट लिखेंगे कि measure out 5 different masses of solid ammonium nitrate between 20 and 100 ग्राम। आपने 5 मासेस लेने बिटवीन 20 एंड 100 ग्राम। आपने जो अमोनियम नाइट्रेट लेना है उसका 20 से 100 ग्राम के दरमियान लेना है। चलिए आइए पॉइंट नंबर 2। आपने मास की रेंज बता दी 20 से 100 के ग्राम। अगर कोई बच्चा 20 लिखता है 20 सही है, कोई अगर लिखता है कि 20, 30, 40, 50 ऐसे करके लिखता है तो भी सही है। अब जो आपके पास इंसुलेटेड कंटेनर है उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा डिस्टिल वाटर। सिलेंडर के जरिए 50 cm³ डाल दें टू द इंसुलेटेड कंटेनर, add 50 cm³ of distilled water using measuring cylinder। सिलेंडर के जरिए आप इसको डाल दें। आप उसके बाद जैसे डालेंगे आप पानी का इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लें। मेजर इनिशियल टेम्परेचर of water by thermometer। बाय थर्मोमीटर। फिर आप क्या करेंगे, वो जो आपने मेजर्ड अमाउंट ली है अमोनियम नाइट्रेट की वो इसमें डाल देंगे। एट measured amount of ammonium nitrate, add measured amount of ammonium nitrate। आप जैसे डाल देंगे अब उसके बाद आप दोबारा टेम्परेचर नोट करेंगे। मेजर फाइनल टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, measure final temperature of solution। अब आपने एक कर लिया, अब 4 मासेस और है। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करें फॉर 4 मासेस। रिपीट। अब्बास आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। रिपीट एक्सपेरिमेंट फॉर अदर 4 मासेस। इट्स सब बेटा आप क्लास के अंदर है? चलिए बहरहाल ये आपने इसके अंदर कर लिया, ठीक है? जी सर। ठीक है बेटा, ये 4 मार्क्स के लिए आपने लिख लिया। ये टेबल जरूरी नहीं था, ये टेबल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। सर अब ये ये जो कह रहा हमने है अभी ऊपर किया है वो तो ऐसा लग रहा है हाँ। कि एएस में P3 का क्वेश्चन करते थे वो क्वेश्चन बेटा डिजाइन किया है हमने। पूरा वही है। आपको A2 की केमिस्ट्री आनी चाहिए और P3 आना चाहिए बस।
सही है सर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पढ़ ठीक है, लेते खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। हाँ ना। अच्छा, अब इसमें देखें, स्टेट वन हैजर्ड दैट मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन प्लानिंग द एक्सपेरिमेंट एंड डिस्क्राइब अ प्रिकॉशन दैट शुड बी टेकन टू कीप रिस्क फ्रॉम दिस हैजर्ड्स टू अ मिनिमम। यू मे यूज द इंफॉर्मेशन इन सी इफ यू विश। सी कौन सा है भाई? सी ये इनमें से यहां लिखा हुआ है हैजर्ड्स, यहां देख सकते हैं हैजर्ड लिखा हुआ है। अमोनियम नाइट्रेट विद बी कंबस्टेबल मटेरियल है, ठीक है, एक्सप्लोसिव है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। एंड डू नॉट ग्राइंड इट, पीसना नहीं चाहिए, डू नॉट ग्राइंड इट, इसको ग्राइंड नहीं करना चाहिए। तो प्रिकॉशंस यहीं से मिल गई आपको। आप लिखेंगे अमोनियम नाइट्रेट में कॉज एक्सप्लोजन, so it must not be ground up, इसको पीसना नहीं चाहिए। आपने इसकी ग्राइंडिंग नहीं करनी है। बोले यहां तक बात समझ आ गई है? जी जी। सर। अच्छा, आपने कहीं कैलकुलेशन तो नहीं मांगी थी आपसे? देखिए यहाँ इसने कैलकुलेशन भी मांगी थी, आपने वो कैलकुलेशन की नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बेटा इसने मतलब टेबल कैलकुलेशन फिल भी करना है? नहीं, कैलकुलेशन मांगी है आपने, आपसे कैलकुलेशन के अच्छा। आपको तो मैंने 50 cm³ बोला है ना पानी लेने को। आप इसकी पूरी कैलकुलेशन दिखाएंगे, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है। बताइए सवाल के अंदर कितना, क्या कंसंट्रेशन दी हुई थी इसने? 2.5। ये देखें मैंने आपको दिखा, ये रहा। बोले ऐसे ही है? जी सर। तो आप यहाँ लिखेंगे कि 2.5 मोल पर 100 cm³ मीन्स 2.5 मोल, अच्छी तरह समझना, NH4NO3 in 100 cm³ of water। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपने पानी कितना लिया? बोलो बेटा पानी कितना लिया है ऊपर एक्सपेरिमेंट में? अरे मेरे बच्चे बोलो ना, 50 cm³ लिया है ना, लिखाया तो है मैंने, ये रहा। जी सर 50। जी सर। यहाँ लिखना पड़ेगा 50 cm³ ऑफ वाटर। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x कितना आ जाएगा? बोले x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 100। देखना भैया कितना आ रहा है ये। सर 1.25। 1.25 मोल आ रहा है, 1.25 मोल। आपको यही कैलकुलेशन दिखानी है, ठीक है। अब आपने इसका ग्राम निकालना है, मोल तो निकाल लिया आपने अमोनियम नाइट्रेट का।
अब आपने इसके मोल निकालने के आइंदा मोल है कैसा, देखें साफ इसने लिखा था कैलकुलेट एंड शो द मैक्सिमम मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ये लिखा है ना अमोनियम नाइट्रेट, इसका मास निकालना है। जी। अगले स्टेप में आप निकालेंगे एमआर, तो एमआर अमोनियम नाइट्रेट का सर? अमोनियम नाइट्रेट का, ठीक है। ये आ गया स्टेप 1, स्टेप 1। ये आ गया आपका स्टेप 2, एमआर, एमआर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, एमआर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। नाइट्रोजन 2 है 28, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 16 3 जा 48। बेटा निकालना कितना आएगा? एटी सर। 80 आ जाएगा। अब आ जाए स्टेप 3, स्टेप 3, स्टेप 3 में मास इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एमआर। 80 बोला ना आपने? जी मोल है सर। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 80, देखना 100 कितना आ रहा है, 100 ग्राम। मास आ गया इसका 100 ग्राम। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है भाई? जी सर। देखे ऐसी कैलकुलेशन करी हुई है उसने। बोले कैलकुलेशन की है, डायरेक्ट लिख लिया है कि मास लिख लो, ग्राम लिख लो? सर उन्हें उसने कहा होगा ऐसे ही लिख लो बस, है? उसने कैलकुलेशन दिखाई है एमएस में? जी सर मैं चेक कर रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है, या तो आपने दिखानी पड़ती है या आप सर उसने लिखा है क्रॉस इज ऑन द 40 ग्राम स्लैश 100 ग्राम लाइन एंड टू द राइट ऑफ द पॉइंट प्लॉटेड एट 30 डिग्री सेल्सियस। नहीं, वो तो ग्राफ पढ़ रहे हैं आप, गलत आंसर पढ़ रहे हैं। डी पढ़े ना, डी 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 डी, हम तो डी कर रहे हैं ना ये। सर क्वेश्चन 2 का पार्ट डी राइट? क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं ना, कुछ में 1 का पार्ट डी। तो सर उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट डी में उसने कोई क्या कहते हैं वो ग्राम में नहीं लिखा हुआ आंसर। उसने ये तो लिखा होगा ना कितना मास है, या उसने हम पे छोड़ दिया कि भाई तुम्हें जो करना है कर लो, वो लिख दो जो मास आ रहा नहीं है। नहीं सर उसने हम भी छोड़ दिया, मैं आपको स्क्रीनशॉट देख के भेज देता हूँ। मैं समझ गया, मैं छोड़ दे, मुझे मुझे मालूम था, क्योंकि देखें हर एक का अलग अलग आएगा ना। अब अगर मैं 100 ग्राम नहीं निकालता तो वो आपसे कहता, क्योंकि देखें मैंने वॉल्यूम 50 सीएम क्यूब लिया है ना, अगर कोई दूसरा हम्म 50 नहीं लेता 100 लेता उसका अलग आता। तो आपने हाँ इसने कैलकुलेशन बस एक सही लाइन करके लिखी है दिखानी। सर। सर इसने हाँ, बस एक लाइन लिखी है लास्ट में, स्टेट्स अ मास व्हिच इज द मैक्सिमम फॉर अ वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टेटेड। बस भाई मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ, जितना पानी लिया उसी हिसाब से होना चाहिए। यस। अब ये कह रहे हैं इन ऑर्डर टू टेस्ट योर प्रिडिक्शन इन A2 you would need to plot a graph in the space below, draw a table with लो भाई टेबल आपसे मांग रहा है, सही है, आपसे टेबल मांग रहा है जो आपने ऊपर बना दी है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर ऊपर वाला टेबल नीचे बनाना है हमें? हाँ, लेकिन अगर आप ऊपर वाला टेबल बनाते हैं तो उसमें फिर आपको टेम्परेचर चेंज भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ना सर, एक इन वॉल्यूम में इनिशियल फाइनल और टेम्परेचर डेल्टा टी। हाँ टेम्परेचर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये पूरा लेके आता हूँ नीचे, और एक आपको टेम्परेचर चेंज डाल दूंगा इसमें, ठीक है। ये देखें
ये आ गया पूरा आपके पास, ठीक है। ओके सर। अ, दोबारा लेकर आते हैं। ये आ गया इधर, ठीक है। इसमें आपने एक कॉलम और बनाना होगा, वो होगा टेम्परेचर चेंज का। तो अभी हम इसमें इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर चेंज। सर और मास ऑफ वाटर की आई गेस जरूरत नहीं होगी फिर, आई गेस। हर एक्सपेरिमेंट में अलग अलग मास डाल नहीं सकते, क्या कहते हैं आप? हर टेम्परेचर में हमें अलग ज्यादा अलग जरूरत मास तो डाल अमोनियम सकते हैं। नाइट्रेट अमोनियम नाइट्रेट वाले मास की है ना, राइट? देखिए, इसने सवाल में ऊपर कहा था ना मास डिफरेंट चेंज करना होगा, शुरू में देखें। ये देखें, ऊपर कहा था इसने मास चेंज करना है, ये देखें। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, टेम्परेचर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम या मास एक ही बात है, लिखा है ना ऊपर। ओके, तो उसको टेबल में शो करना पड़ेगा हमें। हाँ, उसको तो शो करना पड़ेगा क्योंकि खुद मांगा हुआ है। इसमें एक चीज की कमी है, बस ये टेम्परेचर चेंज। आपने बस इधर टेम्परेचर चेंज बढ़ा देना है, बस ये आया। यहाँ लिखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज है डेल्टा टी, और यूनिट है इसकी /डिग्री सेंटीग्रेड। ये आया, ये इधर आया। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। चलिए जी आगे सर। बढ़ते हैं। देखिए, मैंने बहुत डिटेल में आपको ये एक्सपेरिमेंट करा दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। देखते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आए हुए, 3 क्वेश्चन आए हुए। पहले 3, 2 भी आते थे, 3 भी आते थे, 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके साथ भी ये हो सकता है कि 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कितना आसान होता है, देखिएगा। अब आपको डेटा दिया हुआ होगा, आपको उसे इवेलुएट करना होगा। देखिए, दोबारा सॉल्बिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, सॉल्बिलिटी आया हुआ है। तो इसकी हेडिंग डलेगी सॉल्बिलिटी ऑफ सोडियम सल्फेट। इसकी हेडिंग डलेगी सॉल्बिलिटी ऑफ ये आपने हेडिंग डाल दी है इसकी, सॉल्बिलिटी ऑफ ये आपकी हेडिंग आ गई है, सॉल्बिलिटी ऑफ हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट। अब आपने आपने सॉल्बिलिटी निकालना है, ठीक है। बजाय इसके लंबी करने के हम यही देख लेते हैं क्या क्या किया है उसने। यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा हुआ है। आपने बॉइलिंग ट्यूब ली है। बॉइलिंग ट्यूब और टेस्ट ट्यूब में ये फर्क होता है, बॉइलिंग ट्यूब थोड़ी थिक होती है, हार्ड ग्लास से बनी होती है, हीट रेजिस्टेंट होती है। फिर इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर आपने पानी डाल दिया है, उसका मास लिया है। फिर इसके बाद इसके अंदर आपने एक सॉलिड डाल दिया है, मास उसका मेजर किया है। देखिए, ग्रेजुअली मास बढ़ रहा है। फिर आपने उसको क्रिस्टलाइज करके उसका टेम्परेचर ले लिया है, ठीक है। ये लिखा हुआ आपने कूल्ड हीटेड स्टिर अंटिल ऑल सॉलिड हैड डिसॉल्व। उसको मेल्ट किया और उसके क्रिस्टल
डिसॉल्व हो गए, ठीक है। उसके बाद ठंडा किया आपने, टेम्परेचर रिकॉर्ड किया, व्हेन द फर्स्ट क्रिस्टल अपीयर्स इन द ट्यूब, यानी मेल्ट कर लिया, मेल्ट करने के बाद ठंडा किया। जैसे ही वो ठंडा होने लगा, जैसे ही आपको ऐसा लगे कि उसके अंदर क्रिस्टल बन रहे हैं, जाहिर सी बात है सॉलिड को मेल्ट किया है, जब उसको ठंडा करोगे वापस सॉलिड बनेगा। तो जैसे ही वो सॉलिड बनेगा, आपने वो पहला क्रिस्टल जैसे देखेंगे यहाँ सॉलिड बन रहा है, उसी वक्त टेम्परेचर नोट करना है, वो दिया हुआ है। क्या यहां तक बात समझ आ गई है? जी। अच्छा जी, अब आपने करना क्या क्या ये देखना Sir? होगा, ठीक है जी, बोले। क्रिस्टलाइजिंग टेम्परेचर से क्या मुराद है, फिर से बता दें। क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का मुराद ये है बेटा कि वो टेम्परेचर जिसपे पहला क्रिस्टल आपने देखा। ओके, आपको सही मेरी है। बात सर समझ आ बेशक रही है? वो उसकी जो क्या कहते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म हाफ सॉलिड हाफ लिक्विड ऐसी टाइप नहीं, की होगी। आप देखें आपका क्रिस्टलाइन टेम्परेचर और मैं करूंगा, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं ना। मैंने जैसे ही देखा सोल्यूशन मेल्ट हुआ हुआ लिक्विड की फॉर्म में, जैसे ही मैं देखूंगा टेस्ट ट्यूब की वॉल पे क्रिस्टल आना शुरू हो गए, पहला क्रिस्टल में देखूंगा, फौरन टेम्परेचर नोट करूंगा, ओके ओके। ठीक है। अच्छा, आपको कुछ नहीं दिया हुआ, क्या करना है कैसे करना है, आपने सॉल्बिलिटी निकालनी है। आपने क्या निकालनी है? सॉल्बिलिटी निकालनी है। आपका टारगेट क्या है? सॉल्युबिलिटी। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आपने ये लिखा हुआ सॉल्बिलिटी एंड डिटरमाइन द ट्रांजिशन टेम्परेचर, सॉल्बिलिटी और ट्रांजिशन टेम्परेचर निकालना है। मैं क्या करता था, अगर मुझसे पूछेंगे ना, तो मैं मेल्ट करूंगा, जैसे ही वो पहला लिक्विड देखूंगा वो टेम्परेचर नोट करूंगा, गौर से सुन लेना। और फिर जैसे ही सारा मेल्ट हो जाएगा उसको ठंडा करूंगा, जैसे ही पहला क्रिस्टल आएगा वो टेम्परेचर नोट करूंगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, वो टेम्परेचर मुझे लिखूंगा यहाँ पे, वो कहलाता है क्रिस्टलाइन टेम्परेचर। माम, आपको मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ नहीं आई ये वाली बात। बात मेल्ट देखिए, करने मेरी की बात क्या सुने। जरूरत है? देखिए सर मैंने मैं कहा, मुझे भी नहीं आई बिल्कुल भी। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। देखिए इसने तो ये कर लिया ना, इसने कहा कि जैसे ही आप पहला क्रिस्टल देखें, गर्म करें, जैसे ही मेल्ट हो जाए उसके बाद ठंडा करें, जैसे ही पहला क्रिस्टल आ जाए वो टेम्परेचर नोट कर लें। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यहाँ तक समझ आ गई सर जी, जी। ये तो समझ यहाँ आ तक गया। समझ यहाँ तक समझ आ गई। मैं कह रहा हूँ अगर मैं होता तो मैं टेस्ट ट्यूब लेता, इसको गर्म करता, ठीक है। जैसे ये स्टार्ट टू मेल्ट होता, इसका टेम्परेचर नोट करता, और जो आपने अभी किया है वैसा टेम्परेचर नोट करता, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देता। सर इसमें भी इनएक्यूरेसीज आ सकती हैं राइट। नहीं, उसमें इनएक्यूरेसी नहीं आ सकती, इसमें आ सकती है। वो सर इन साइंटिफिक दोनों मेथड है। करने से, ये दोनों जो है हमें एंड ऑफ द डे क्रिस्टलाइजिंग टेम्परेचर ही निकालना है ना। दोनों एक ही आएंगे, दोनों तकरीबन एक ही आते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट जिस तरीके से इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें क्या गड़बड़ आएगी? इसमें कोई गड़बड़ नहीं है बेटा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मैंने कहा अगर अच्छा, वो मैं है होता ना ऑप्शन 2 इसमें, है। नहीं मैंने सवाल पढ़ा नहीं है, मैंने सिर्फ आपसे ये कहा मैं होता तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करता, हो सकता आगे पूछ ले। ओके, सही है। चलिए अब आपने निकालना है सॉल्युबिलिटी। ये आ गया सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसके बराबर होता है? मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। क्या है इसका फॉर्मूला? मास ऑफ सॉलिड। तो इसका मतलब ये हुआ आपको मास ऑफ सॉलिड निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ आपको मास ऑफ वाटर भी निकालना पड़ेगा। तो सॉल्बिलिटी बराबर होगी F/G मल्टीप्लाई बाय 100 के। अब आपने मास ऑफ सॉलिड कैसे निकालना पड़ेगा? अगर आप डी में से गौर से देखिएगा, सी को माइनस कर देंगे तो मास ऑफ सॉलिड आ जाएगा। गौर से देखें, मास ऑफ बॉइलिंग से मास ऑफ बॉइलिंग कट जाएगा, वाटर कट जाएगा, सिर्फ सॉलिड बचेगा।
बोले बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर, समझ आ रही, समझ आ रही। चलिए मास ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? सी में से बी को निकाल देंगे, मास ऑफ वाटर आ जाएगा। बोले ये बात समझ आ रही है? जी जी सर समझ ये आ जाएगी ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम स्लैश 100 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए अब बस पेन निकाल लिए, डी माइनस सी करते रहिए। बताइए पहला आंसर क्या आएगा? एक मिनट सर्व कर रहा हूँ। डी माइनस सी 36.45 माइनस 1.25 पहला है सर। 1.25। नेक्स्ट 1.25 नेक्स्ट वाला है सर। 1.25 नेक्स्ट वाला है। फिर 5 सर। 5। 5.00, 7.76 7.76, 11.11 11.11, 11.75 11.75, 9.62 9.62, very good, 9.1 9.10, 11.25 11.25, 13.35 13.35। चलिए जी अगला क्वेश्चन है। अगला बताइए मास ऑफ वाटर सी माइनस बी। 25 पहला। 25.00, ये डेसिमल का ख्याल रखना है। अगला जी सर। अगला है 20 20.00, 35.1 माइनस 10.10 अच्छा सॉरी 25 25.00, सर 19.4 19.40, 23 23.00, 25 25.00, 21 21.00, 20.00 20.00, 25.00 25.00, 30.00 30.00। चलिए जी अब सॉल्विडिटी बता दें इसकी। F जी सर। डिवाइडेड बाय जी जी सर। मल्टीप्लाई बाय 100, यानी मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। 100 इसलिए क्या है क्योंकि 100 ग्राम ऑफ वाटर के लिए। ओके ओके सर। पहला है 5 क्योंकि सारे दो तक के, इसको भी दो तक कर ले। 5.00, नेक्स्ट है 6.25 6.25,
नेक्स्ट है सर 20, 20.00, 40.00 सर, 40.00, 48.30, 48.30, 47, 47.00, ये वाला जरा 45.80। ये जरा चेक करिएगा 48.30 ये। मैं 1 मिनट से चेक करता हूँ। 11.11 अपॉन 23 200। जी सर 48.3043 ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 48.30। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अगला देखें। 9.6 21 45.80 45.80, 45.5 45.50, 45 45.000, अगला 44.5। 44.50। ये 3 नंबर आपको मिल गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नीचे ग्राफ है। सर हमें जी जो बोलें। 3 नंबर मिले हैं वो इनकी हेडिंग्स बनाने के लिए मिले हैं, मतलब वो डिकोड करने के लिए या पूरी ये कैलकुलेशन करके दिखाने के लिए? पूरी कैलकुलेशन जो ये टेबल आपको दिख रहा है उसके 3 नंबर है। मार्केट स्कीम खोलेंगे, एक एक चीज नजर आ जाएगी किसका कितना नंबर है। ओके सर। हमें इससे क्या किसका कितना नंबर, हमें तो पूरा सवाल करना है। सर ये तो इजीएस्ट 3 मार्क है इस पेपर में। फ्री के मार्क्स है, फ्री के मार्क्स है। सॉल्विबिलिटी आपको मालूम होना चाहिए, इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सवाल वैसे आसान है, अगला ग्राफ कर क्वेश्चन, लेंगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा मुश्किल है। हाँ सर क्वेश्चन नंबर अच्छा 1 थोड़ा सा मुश्किल था। और अब ये आप तो मुझे ग्राफ सर बताइए। वैसे ही लग रहा है जैसे हम पेपर 3 में करते हैं। हाँ अब देखिए, देखा है वाई एक्सिस में सॉल्विबिलिटी लिखनी है, ये रहा, और एक्स एक्सिस में टेम्परेचर लिखना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, यूं एरो बनाया, यहाँ लिखूंगा सॉल्युबिलिटी, 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 और इसका यूनिट लिखूंगा ग्राम। जो हमने एच किया है। हाँ बिल्कुल, 100 ग्राम ऑफ वाटर। यही तो निकाला है आपने, ये देखें एच जो क्या है सॉल्युबिलिटी। जी सर समझ और गए। एक्स एक्सिस में मैं लिखूंगा टेम्परेचर, और इसका यूनिट लिखूंगा डिग्री सेंटीग्रेड। ग्राफ में दोनों यूनिट लिखने होते हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा आप मुझे बताएं मैक्सिमम टेम्परेचर मेरा क्या है। टेबल सर आपने मैक्सिमम स्क्रीनशॉट ले ली ना। टेम्परेचर। हाँ बताएं 1 मिनट मैक्सिमम सर, टेम्परेचर क्या आ रहा है। मैं स्क्रीनशॉट सर 1 मिनट। ये देखें, ये रहा, मैक्सिमम टेम्परेचर है सर हमारा 90। 90। 90 आ रहा है, ठीक है। तो हम जी 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 7, इसको नीचे ले जाते हैं, 70 का 0 भी है इसका। 70.0, आ गया 90 तक के। जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा अब सॉल्युबिलिटी बताएं मैक्सिमम क्या है। सर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है 48.3। 48.3। 50 का कर लेते 40, हैं ग्राफ। एक काम कर, कितना आ हाँ रहा है सर मैक्सिमम, 50 कितना का आ रहा सही है बेटा। रहेगा। 48.3 आ रहा है ना 48. सर मैक्स। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5.00, 10.00। सही आपने तो 5 लिखा है, आप जहाँ 5 लिख रहे हैं यहाँ 10 नहीं लिख सकते।
मतलब तो फिर तो छोटा सा इक्वली ग्राफ रहेगा बनेगा ना? 70। बेटा बहुत छोटा ग्राफ बन जाएगा ना, अच्छा हमें कम से कम 75% करना है ना। इर्तिजा मेरी बात समझ आ ये रही है सर। अब तक जितना किया है? सर सिर्फ 2 लोग हैं क्लास में। सिर्फ 2 लोग हैं, सही है भाई, बहुत शानदार। सर मैं कह रहा था कि ये 10 बॉक्सेस को आपने 5 में डिवाइड कर दिया ना, तभी मुझे लगा कि अगर आप 5 वो 10 करके करें। अगर मैं 10 के करूंगा तो देखो ग्राफ कितना आधा हो जाएगा, अभी देखते हैं कितना आ रहा है। हम्म। 40.00, जी तुमने कहा ना 50 होना चाहिए। जी, क्योंकि सर फिफ्टी हमारी पॉइंट लास्ट जीरो वाली जीरो 48.30 है। तो हमारा ये बेहतरीन काम हो जाएगा। 60.00। बताइए पहली रीडिंग कितने पे आ रही है, कितने पे क्या आ रही है? पहली रीडिंग आ रही है सर, एक मिनट। सर 0 पे 5 आ रही है। 0 पे 5 आ रही है। जी अच्छा जी, देख लेते हैं। मतलब वाई एक्सिस पे उसका वो बनेगा तो क्रॉस, मतलब सर जहाँ ग्राफ पे स्केल 5 होती है। से शुरू होगा, एग्जैक्ट लाइन जो शुरू होगी वो 5 से शुरू होगी। जी, सर इसका इसका मतलब है, कर्व बनेगा ना, ऊपर कर्व बना हुआ था, लिखा हुआ था ड्रॉ अ कर्व। देखते देखते क्या बनता है। अच्छा तो सही। क्या ये यहाँ बनेगा 0 पे 5 बोले? जी हाँ सर, यही बनना चाहिए भी। दूसरा बताएं कितने पे बन रहा है? सिक्स पॉइंट 10 टू 10 पे। फाइव पे पे सर। 6.25। तो 6.25 ये होना चाहिए, बोले सही है? जी, 2 सिक्स से बॉक्सेस मिला थोड़ा, यस के सर। एक यूनिट बना रहे हैं ना। हाँ तो बस थोड़ा सा ऊपर बना लिया ओके। उससे। 20 पे 5 बताएं डिवाइड कितना आ बाई रहा है? 10। 20 पे आ रहा है 20 पे सर। 20 है। 20 पे 20 आ रहा है एग्जैक्टली। ये 20 पे 20 आ गया। 30 पे बताएं। 40। 30 पे 40 है। 30 पे 40, देखो ये बड़ा फायदा हो गया इस स्केल बनाने से भाई। खुला और खुला बोले? बनेगा। हाँ खुला सर खुला बना है। 50 पे 40 पे 48.30। 40 पे 30। 48.30 है। 40 जी पे 48, ये रहा 48, 48 पॉइंट। 30। 30। तो इसका मतलब है बीच में कर देते हैं, इधर थोड़ा सा नीचे। उसके बाद बताएं क्या है? 47 पे आ रहा है सर 51। 47 पे आ रहा है। कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? कम हो कम रहा हो है। रहा है, डिक्रीज हो रहा है सर। कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यूं आपने बढ़ाया, मैं दूसरे कलर से बताता हूँ, ठीक है? सर कर्व तो आ रहा है। यूं बढ़ाया आपने, सही है, फिर यूं बढ़ाए, फिर यूं बढ़ाए। अगर फ्री हैंड से बनाए तो ये यूं बन रहा है, कर्व तो आ गया। ऐसे ही बन रहा है, ठीक है? जी चलिए एक का बन गया, अभी दूसरा डिक्रीजिंग का बनाएंगे रेड से, ठीक है? बताएं जी 50 पे कितना आ रहा है? सर 50 47। पे आ रहा है 47। तो 45, 45, 46, 47। अगला बोले? 60 पे 45.80 45। 60 पे। 60 पे कितना आ रहा है? 45.80। 45.80। तो 45 ये रहा, 46 ये रहा, यहाँ होगा तकरीबन। और बोले? 70 70 पे पे आ रहा है 45 पॉइंट। 45.5। ऑलमोस्ट 45 सेम। पॉइंट तकरीबन सेम हो रहा है, ठीक है? अगला बोले? 80 पे 45। 80 पे कितना? सही 45, कांस्टेंट। जी जी 45। 45। फिर 45, जी नहीं नहीं सही सर, कह पे रहे, कांस्टेंट बना 44.5। हुआ है। ये अब लास्ट वाला 44 जो है, है ये ना वो 40, 44। ये आ गया, ठीक है? जी सर, ये जो ग्राफ कर्व होके कांस्टेंट हो रहा है डायरेक्टली। तो यूं गया, यूं गया,
तो यार ये सही बना है, देखो थोड़ा सा सर लग तो रहा है सही। कितना था सर इसमें किसी लाइन ऑफ बेस्ट। लास्ट थर्ड क्या था? 45.5। जी सर लास्ट थर्ड 45.5 था। तो 45 पॉइंट में थोड़ा सा ऊपर हो गया ना, 45.5 ये आएगा बीच का, ये नीचे। तो भाई इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, इसको इससे जोड़ा, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लेकर जाना है कि ये सर एक इससे जाके, छोटा सा बम्प आएगा और फिर डायरेक्टली फ्लैट हो जाएगी लाइन। हाँ ये तो कैसे पता चला? नहीं नहीं, मैं तो इसको जोड़ दूंगा, इसको बिल्कुल हाथ फ्री हैंड से लेके जाऊंगा ऊपर। आप मेरी बात नहीं, समझ ये जो रहे हैं? पंप वाली बात जो बोली वो हम नहीं कैसे नहीं मैंने बोल नहीं बोली, सकते हैं? नहीं 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 मैंने नहीं बोली, बिल्कुल नहीं बोली। अच्छा सही है, ठीक है। देखें इसको नहीं बम्प थोड़ा तो सा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नहीं ना बेटा, क्योंकि इसको सर बस यहाँ यूं पे लेके जाएंगे और ऊपर ले जाएंगे बस। सर ऐसे कनेक्ट करेंगे इसको। हाँ नहीं, फ्री हैंड बनाना है ना, इसको फ्री हैंड बनाते हैं हमेशा। तो तो क्रॉस कर हम देंगे। कनेक्ट चलिए पढ़ लेते हैं आगे, इसने लिखा होगा वैसे। पढ़े जरा क्या लिखा है। ड्रॉ ग्राफ, ड्रॉ टू कर्व्स ऑफ बेस्ट फिट एंड एक्स्ट्रा पुलेट टू लोकेट देयर इंटरसेक्शन एट ओके। द ट्रांजिशन। अच्छा इन एक्सट्रापोलेट दोनों मतलब को वो एक पॉइंट पे खींचना। मिलाना है। जी ओके सही लास्ट सही लाइन है नहीं सर। पड़ी थी। इसको थोड़ा सा और सीधा बना लेते हैं, ठीक है। ये देखें, इसको लेके जाते हैं। एक ये किया और इसको बढ़ाते हैं। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये एक बीच में ये सर जी पॉइंट सर, आ अब रहा आ है। गए। मैंने बिल्कुल कोशिश की है फ्री हैंड बनाने की, ठीक है। आइए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये यहां तक की खींची आपने। अब यहां से आपने फिर दोबारा लिए, ये आ गई। ये ऐसा लग रहा है स्ट्रेट नहीं बनी है, मतलब दोबारा सर बनाते हैं इसको। 45 में आ रही है, ये 45 डिग्री सेल्सियस पे आ रही है एक्सट्रापोलेट होकर। नहीं मेरा नहीं ख्याल है 45 पे आ रही है, चेक करो कितने एक पे आ मिनट रही है। सर ये आ रही है 44 पे। बिल्कुल ये आ रही है 44 पे आ 44 रही पे है, सर। या मैंने आगे पीछे टेढ़ी तो मुड़ी तो नहीं कर दी है? नहीं नहीं सर एग्जैक्ट है परफेक्ट है। 44 पे आ रही है। अच्छा वहां देखना इसकी मार्किंग स्कीम में कितना आ रहा है, 44 ही आ रहा है। एक मिनट सर चेक कर लेते हैं अभी। अम, सर सर इसने एक्सट्रापोलेट होने के बाद की कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बट सर हमने जो टेबल में लिखी है वो वैल्यूज चेक कर सकते हैं। नहीं उससे नहीं चेक होगा, उससे चेक नहीं होगा, ठीक है। चलें बहरहाल, इसका आपके पास कितना आ सर रहा है? 44 44 क्या आया है, जरा बताएंगे एक दफा। टेम्परेचर आया ना, देखो 44 टेम्परेचर आया है। एग्जैक्टली किस चीज का टेम्परेचर, मतलब कि मतलब मैक्स इधर होगा? हाँ ना, मतलब मिड द पॉइंट यहाँ है ना, जहाँ पे सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है। आप देखें ना सॉल्युबिलिटी ओके सर। मैक्सिमम, ये मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी एक्स्ट्रापोलेट करें इधर, देखें कितना आ रहा है ये। 49.5 है क्या? जी 49.5 म्यूट करके ये बोल रही आपकी हूँ। मैक्स
49.50 मैक्सिमम सॉल्बिलिटी आ गई। चलें, कह रहा है फ्रॉम योर, आपको बात समझ आ गई है? अगर आप जी चाहें सर। तो इसको लिख सकते हैं, ये कहलाएगा ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर असल में मॉक चल रहे हैं ना अभी, असल में बच्चे मॉक में लगे हुए हैं, लेकिन मैं अगर मॉक के बात करूंगा तो हमारी रिकॉर्डिंग्स कम हो जाएंगी, इसलिए मैं ऑफ नहीं कर रहा। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सर मैं तो आपको कल भी कहा था कि पेपर 2 करा दें, पेपर 1 के पीछे पड़े हैं लोग सारे बच्चे। हाँ नहीं नहीं, अब पेपर 2 ही होगा, पेपर 4 ही होगा, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए जी क्या कह रहे हैं, फ्रॉम योर ग्राफ स्टेट द ट्रांजिशन टेम्परेचर सॉल्बिलिटी एट व्हिच इट अकर्स। बताइए ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना आया हमारा? हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर जो हमने वो एक्सट्रापोलेट होके निकाला है वो 44 डिग्री आया है। ठीक है, ट्रांजिशन टेम्परेचर और आया। देखो आप अकेले भी कर सकते हो घर के अंदर ना यही पेपर, लेकिन अभी आपका थोड़ा टाइम कितना लगेगा, आप भी इतना टाइम लगाएंगे, मैं भी इतना, लेकिन क्या हो रहा है समझ के कर रहे हैं, ठीक है। बताइए सर अगला अभी कौन तो सा आएगा, सॉल्बिलिटी जी सॉल्युबिलिटी कितने टेम्परेचर पे है? 44.0 सर मुझे इसकी डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना आ जी रहा सर है? आपने ऊपर आई थिंक वैल्यू बताई थी, मुझे याद नहीं है। तकरीबन 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड थी। नहीं नहीं नहीं, ग्राम ग्राम पर 49.50 ग्राम ग्राम पर 100। पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। चलिए अगला है, in an attempt to repeat the fourth experiment using the same masses of water and solid, the temperature was mistakenly read and recorded before crystal appear। लो, क्रिस्टल बने नहीं था, टेम्परेचर नोट कर लिया, अजीब बेवकूफी है। इन दिस, इफ दिस वाज अ वैलिड पॉइंट, अच्छा क्या लिखा है, प्लेस अ क्रॉस ऑन योर ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पॉइंट दैट वुड हैव बीन ऑब्टेन्ड। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ मतलब रही है सर कि ये नहीं आ क्या रही है? है? हाँ सर ये वो कोई एक जो मिसफिट होता है, मिसफिट हाँ पॉइंट है हाँ, वो रिकॉर्ड करने को कह रहा है। वो रिकॉर्ड करने को कह रहा है, ठीक है। तो अब आपने निकालना है, बताइए वो ग्राफ के एनामलस ऊपर पॉइंट बनेगा। सर, उसको एनामलस पॉइंट कहते हैं ना सर उसको। जी बिल्कुल, आप बताइए, उसने जल्दी रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। हम्म। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर क्या है? ये है फोर्थ एक्सपेरिमेंट। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए 40 होगा या 40 से कम सॉल्बिलिटी आएगी? सर 40 डिग्री सेल्सियस पे, 30 डिग्री सेल्सियस पे तो बोले उसने करा क्या है, सवाल तो पढ़ लें। टेम्परेचर गलत नोट किया है, क्या चीज गलत नोट की है? उसने सर कहा कि द टेम्परेचर वाज मिस्टेकनली रेड एंड रिकॉर्डेड बिफोर क्रिस्टल्स अपीयर्ड। तो मतलब टाइम से टेम्परेचर पहले गलत उसने किया है कर दिया ना, था। तो टेम्परेचर गलत रिकॉर्ड किया है उसने। टेम्परेचर जी आप उसने कितना रिकॉर्ड किया है? 30 किया है ना, फोर्थ में 1 2 3 4 कितना किया है, 40 किया है। 30 किया ना सर, 0 10 अबे 20 भाई 30 क्या 40। कर रहे हो, फोर्थ एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर कितना है? 30 है। 40 सर अगर वैसे सही देखें है, तो पहली एक्सपेरिमेंट 0 है ना सर, तो 30 होगा। हाँ हाँ। तो और पहला उस हिसाब से एक्सपेरिमेंट, सॉलिबिलिटी भी 40 है। तो अब हम क्या करें, टेम्परेचर 40 लें या 30 लें? सर 30 मेक्स मोर सेंस, एक्सपेरिमेंट 30 नंबर्स सेंस, उसने दिए हुए हैं ना। हाँ 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 हाँ। तो उसने नाम भी एक्सपेरिमेंट 4 का है ना। हाँ ना सर, तो हाँ तो एक्सपेरिमेंट इसलिए नंबर 4 30 उस ज्यादा हिसाब से। बेटर रहेगा। 30 बेहतर रहेगा। और तो सर वो टेम्परेचर उसने नंबरिंग देता भी नहीं है। नंबरिंग देता भी नहीं। अब आप मुझे बताइए कि 30 से ज्यादा टेम्परेचर नोट करा होगा उसने या कम नोट किया होगा? सर 30 से कम नोट किया होगा ना, क्योंकि उसने फौरन कर दिया। क्रिस्टल अपीयर्ड, वो बिफोर 30 से क्रिस्टल ज्यादा अपीयर्ड। सर, 30 से ज्यादा, सॉरी सॉरी 30 से ज्यादा, क्योंकि क्रिस्टल्स ठंडे होंगे तभी अपेयर होंगे ना। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो ये कैसे टेम्परेचर समझ आया, उसका, ये सर बताएं जरा। देखिए टेम्परेचर, आपने फोर्थ एक्सपेरिमेंट जो किया है ना, फोर्थ एक्सपेरिमेंट जी देखें आपने,
ठंडा होने पे टेम्परेचर नोट कर रहे हैं ना, तो ठंडा होगा 30 से ज्यादा होगा 30 से कम होगा? कम होगा। माम, अच्छा 30 से कम ठंडा होगा या 30 से ज्यादा ठंडा होगा? पूछ रहा हूँ अच्छा हाँ, आपसे। 30 से ज्यादा ठंडा ज्यादा होगा। देखिए डिक्रीज, यार आप यार गौर से, पता नहीं, समझ नहीं आप आया मेरी सर, है, समझ नहीं आया। आप मेरी बात सुने। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने एक्सपेरिमेंट किया है, ये देखें यहाँ टेम्परेचर लिखा है क्रिस्टलाइजिंग टेम्परेचर, यानी इतने टेम्परेचर पे क्रिस्टल बन रहा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जी नंबर 4 30 पे इसने नोट करना है, ठीक है। अभी ठंडा हुआ ही जी नहीं था, अभी ठंडा हुआ ही नहीं था, 30 पे पहुंचा ही नहीं था। अबे तो भाई 35 होगा, 36 होगा, अभी गर्म करके ठंडा हो रहा है ना वो, अभी ठंडा तो नहीं हुआ ना पूरा 30। तो जाहिर सी बात है कि नो उसने सर, नोट किया होगा टेम्परेचर, तो ज्यादा ही नोट किया होगा ना वो 30 ठंडा से। होने से पहले कर लिया होगा। ठंडा होने से पहले कर लिया होगा, तो ओके, जाहिर सी बात है 30 से ज्यादा होना चाहिए, सर उसकी सॉलिबिलिटी भी अच्छा डिफरेंट आएगी। सही है, समझ गए। ठीक है। तो अब लेट सपोज मैं क्लियर करने के लिए 35 कर देता हूँ, ठीक है। तो बताइएगा थर्ड एक्सपेरिमेंट जो था उसका कितना था, 40 था ना? जी सर, 40 था, 40 था, 40 था ना सर। ठीक, ये मैंने कर दिया, ठीक है। कितना कर दिया मैंने, 35.0 डिग्री सेंटीग्रेड। डी का आंसर है ये 1। सर एक बात बताएं, अगर जी उसने बोले जल्दी किया है तो उसकी सॉलिबिलिटी भी तो डिफरेंट आएगी, उस हिसाब से ही यार, आएगी। तो बात तो सुनिए, सॉलिबिलिटी का सवाल यहाँ कहीं है? पहली सवाल, सॉलिबिलिटी को छेड़ा नहीं है, आप क्यों छेड़ रहे हैं? उसने पूछा है उसने सॉलिबिलिटी छेड़ का आपसे कुछ? नहीं नहीं, उसने नहीं छेड़ा सर, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सारी चीजें इंटरलिंक्ड है ना। बेटे, आप अभी भी तो आप चेक मुझे कर रहे हैं ना। आप मुझे लिंक बताइए, आप मुझे लिंक बताइए, इस टेम्परेचर का सॉलिबिलिटी से क्या ताल्लुक है, इससे क्या ताल्लुक है? कहीं आपने सर मैं टेम्परेचर लिखा है इधर? कहीं आपने कहीं टेम्परेचर लिखा है? नहीं सर, हमने नहीं लिखा। आपने ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, टेम्परेचर से तो ये चेंज ही नहीं हो रहे हैं, नो। तो फिर आंसर में फर्क क्यों आएगा? आपने ओके पहले 40 बनाया है, बाद में टेम्परेचर नोट किया है भाई। ओके 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 ओके। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है, नहीं आई है? जी सर, आ गई। चलिए आगे जी बढ़ते सर, हैं। आ गई। अब ये पूछ रहा है कि इसका आंसर लिखो, क्या होगा? आप लिखेंगे ट्रांजिशन टेम्परेचर। इसने क्या सवाल पूछा था, इट इफ दिस वाज अ वैलिड पॉइंट, व्हाट इफेक्ट वुड दिस हैव ऑन योर ट्रांजिशन टेम्परेचर? अच्छा, प्लेस अ ग्राफ, बताइए, अगर ये बात है तो ट्रांजिशन टेम्परेचर पे क्या होगा? हाई हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा ना। तो हाइयर हो जाएगा ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। क्यों? बिकॉज क्योंकि जो इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व है ना, वो हाइयर टेम्परेचर पे हो जाएगा, ठीक है। जी सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं इसको यहां से यूं बनाऊंगा, तो ये देखे ना, ये सर ऊपर 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 चले जाएगा ना। हाँ, ओके ओके। सर मुझे एक दफा फिर से ये समझाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कम होना चाहिए हमारा ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्योंकि जिस हिसाब से कर्व बनेगा ना फिर वो नीचे आएगा थोड़ा। ट्रांजिशन टेम्परेचर किसे कहते हैं, पहले ये बताइए जरा। हम ट्रांजिशन टेम्परेचर, सर उस पॉइंट पे जहाँ पे क्रिस्टल्स हो रही है, फॉर्म हो रही है। देखे, जीरो से टेम्परेचर बढ़ाते गए, यानी ये कम करते गए, ये कम हो रहा है ना टेम्परेचर, ठंडा करके ले रहे हैं। जी तो बिल्कुल। जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर था, उस पे क्रिस्टल की सॉल्युबिलिटी कम थी। एक खास टेम्परेचर जिस पर सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो, उसे ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ओके सर, ओके। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो, उसे ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। अब सवाल में ये कह रहा है कि इन एन अटेम्प्ट to repeat the fourth experiment using the same masses of water and solid, the temperature was mistaken read. Place a cross represent
had been obtained. If this was a valid point, what effect would this affect on your transition temperature? तो बताइए ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होगा? यानी वो टेम्परेचर जिसमें सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है. आप तो सॉल्युबिलिटी गलत, सॉल्युबिलिटी तो आप निकाल ही रहे हैं, टेम्परेचर गलत ले रहे हैं ना, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर आपका हाई हो जाएगा ना, क्योंकि जो इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व है वो हाई हो जाएगा. सर एक दफा Okay, sir. इंटरसेक्शन बना के देख लें. बनाया तो था अभी. नहीं आप नहीं, मुझे ये नया बताएं. वाला है. ये देखें, 35 ये वाला. करा आपने, ये कर लिया, ये कर लिया. अब बताएं मैं कहाँ लेके जाऊं? यूं ही लेके जाऊंगा ना. अब आप बताइए हाँ ये सर, ऊपर हो रहा है, सही काम वो है, नीचे सही हो है. रहा है. अगर मैं यूं करके यूं भी लेके जाऊंगा तो ये ऊपर ही बन रहा है. जी, आपकी मैं ट्रांजिशन टेम्परेचर वाली लाइन मैं थोड़ी ऐसे सी ऐसे तो लेफ्ट की बनाने तरफ आ सर जाएगी. ना. आप खुद नो देखें नो ना, नो. मैं ऐसे तो बनाने सर. जब हाँ मैं सर, इस लेफ्ट पे की बनाऊंगा तरफ तो आ ये रही है. यूं जा रहा है. मैं जी सर, जितना आपकी यहाँ से जाऊंगा ये ट्रांजिशन ऊपर, टेम्परेचर लेफ्ट तरफ आएगा. तो ट्रांजिशन टेम्परेचर हाई आ जाएगा. क्यों? क्योंकि जी. इंटरसेक्शन हाई हो रहा है. ओके सर. ट्रांजिशन टेम्परेचर will be higher at will be higher Due to as intersection. intersection point, yeah, intersection of the curve will be higher. Intersection of the curve will be intersection of the curve will be at higher temperature. आपको मेरी बात समझ आ रही है जी सर. कि intersection of the curve will be at higher temperature. Intersection of the curve would be at a higher temperature. Would be at higher temperature. सही है, बिल्कुल सही है. मार्किंग स्कीम में भी यही जुमले लिखे हुए हैं. It was found that all the mass recording in column C and D had been made with a balance that had been zeroed incorrectly, and they should all have been 0.3 grams smaller. The masses recorded in column B can be considered be accurately. Using the corrected masses from the experiment 6, calculate the new value of solubility. सही है जी. चलिए आप जल्दी से मुझे बताइए कि 0.3 स्मॉल क्या है? एक्सपेरिमेंट 6 लिखे जो मासेस है, जी. एक्सपेरिमेंट 6 की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है? तो मतलब सर सिर्फ जो एक्सपेरिमेंट नंबर है हम लोग उससे देख के 6 तो देखेंगे, उसकी 0.3 कम कर देंगे CND में से. ठीक है, तो मास ऑफ वाटर निकालते हैं पहले. ठीक है, मास ऑफ वाटर बताइए कितना आ रहा है. C माइनस B करते हैं. माइनस. ओके सर, कितना एक है मिनट बताएं, में मास बताओ. ऑफ वाटर कितना है? एक्सपेरिमेंट 6 का मास कितना है भाई? सुबह हो जाएगी इस तरह से तो. जी जी सर, बता रहा हूँ. कितना है देखें 6 का? 25. 25 है मास ऑफ वाटर. इसमें से 0.3 20. माइनस करना है. हाँ ठीक है. C माइनस B कितना है? 25. जी सर. अब सर वो सॉलिड निकालेंगे हम. 25 माइनस 0.30 कितना आ रहा है? नहीं सर, मैंने 24.70 ग्राम. सर मैंने ऑलरेडी क्या कहते हैं मास ऑफ वाटर जो मैंने निकाला है ना माइनस करके, उसमें मैंने जी ऑलरेडी उनकी वैल्यूज में 0.3 माइनस कर दिया था.
क्या मतलब है? आपने 25 माइनस करके बताया? नहीं सर, बी में से भी मैंने -0.30 किया था और सी से भी अब्बास सीधा चले, -0.30 किया अब्बास था। सीधा चले प्लीज, सीधा चलें, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं चले। आप यहाँ देखें कितनी वैल्यू आई है, ये 6 की 25। वाटर बस 25 लिखा। उसने कहा है कि 0.3 कम है, मैंने 0.3 माइनस कर दिया। ठीक है, अब बताइए मास ऑफ सॉलिड कितना है? मास ऑफ सॉलिड है सर मास ऑफ सॉलिड था D-C था शायद, देखो चेक करो, D-C था, 11.75। D-C था, बिल्कुल सही है। जी। अच्छा बेटा कितना कह रहे हो? 11 75। अरे नहीं भाई, 11.75 कहाँ था यार, क्या बोले आ रहे हो? मास ऑफ सॉलिड था 25 और डी माइनस 46.65। सी। क्या कर रहे हो? 46.65 था यार। तो सर D-C आपने वैल्यू पूछी थी ना मुझसे। तो वही तो 46 पॉइंट है ना, 46.65 वही तो है D-C यार। एक मिनट रुक जाओ, हो सकता तुमसे ही कह रहे हो। सर डी है वो तो 46.65, D-C तो हमारी 11.75 निकली है। लेकिन 0.3 तो फिर माइनस ही नहीं किया हमने। वही तो कह था सर आप मैं, मेरी बात समझ रहे हो? जो सर जो इस मैं ही तो कह टेबल था को सर थोड़ा आपको पहले और भी। ऊपर करें, जो उन्होंने लेबल करके हमें दिया हुआ है भाई मेरी ए बात बी सुनो, सी डी, इत्तेफाक हम इत्तेफाक से ये, नहीं सी और एक डी मिनट को रुक जाओ पहले करना है। बेटा, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना, ठीक है? अब बस जी सर इस बोले। D-C को हटाओ। मैंने D-C इसलिए लिखा है कि जो माइनस करके आएगा वो क्या होगा। बोलो 40, सॉलिड का मास कितना था? 46.65 था। सर 46.65 सॉलिड का मास नहीं था। लेकिन वो मास ऑफ बॉइलिंग ट्यूब प्लस वाटर था 46.65। हाँ तो तुम D-C निकाल रहे हो ना, डी में भी गलती निकाल ली तुमने कि जो डी था, ये डी आ गया पूरा, ठीक है? इसे कहेंगे जी डी, जी डी जी। माइनस सी। सी कितना है ये निकालो, इसका मास है 34.90, 90 -0.3। तो सर माइनस मैं जीरो पहले भी तो पॉइंट थ्री जीरो करो, मैं- ठीक है? अब सर मैं ये ऊपर डी भी तो यही माइनस, कर रहा था। बेटा यहाँ इत्तेफाक हो गया है कि दोनों जगह से 0.30 होके 11.3, अगर उसने इसके मार्क रखे होंगे तुम्हें मार्क नहीं मिलेंगे। देखो दोनों तरफ से 0.3 माइनस हो रहा है, डेफिनेटली आना यही आंसर है 11.75। लेकिन नहीं अगर सर, उसने मेरे नीचे मेरा वर्किंग, डाउट सुने। मेरा हाँ डाउट ये, हम मास ऑफ वाटर में से नहीं करेंगे ये अरे 0.3 मास ऑफ, माइनस। गलत कर रहे हो, मास ऑफ सॉलिड निकालना है, सीधा सीधा क्यों नहीं चल रहे यार? देखो मेरी बात सुनो, वो ये कह रहा है हर जगह 0.3 का एरर है, ठीक है? तो तुमने C-B निकाल लिया कि भाई 25 नहीं आएगा। जब तुमने ये निकालना है तो जाहिर सी बात है इसमें से भी 0.3 माइनस करोगे, इसमें से भी जी 0.3 माइनस करोगे, आना 11.75 ही है, क्योंकि दोनों तरफ से डिफरेंस 0.3 कम कर रहे हो तुम। जी सर, लेकिन अगर 11.75 ही आंसर आ रहा है। आंसर तो वही आएगा, लेकिन अगर उसने कभी वर्किंग के नंबर रख लिया फिर मार खा जाओगे, इसलिए मैंने प्रॉपर तरीके से अच्छा, काम कराया है। ओके सर ओके। डी में से भी आपने निकाला 0.3 माइनस किया, सी में से भी आपने 0.3 माइनस किया। अब आइए जी सॉल्बिलिटी देख लेते हैं, सॉल्बिलिटी पे क्या फर्क हो रहा है। सॉल्युबिलिटी, सॉल्बिलिटी है F/G, ये F है, ये G है। चलो जी, F कितना है? 11.75, G कितना है? 24.70 मल्टीप्लाई बाय 100। बोले बेटा क्या आंसर आएगा? 47.57। 47.657 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। सर इसमें भी 47.60 नहीं लिखेंगे? सॉल्बिलिटी हमने 2 dB तक लिखी है तो 2 dB तक लिखेंगे, सॉल्बिलिटी हमने 2 dB तक लिखी है तो 2 dB तक लिखेंगे। फिर तो तुम आगे वाला नंबर बोलना 47, क्या बोल रहे थे? 47.6, 47.57 कह रहा था, आपने राउंड ऑफ करके 60 कर 57, दिया। नहीं फिर हम जी 57 लिखेंगे यार, सही है? ओके सर, डन हो गया सर। वरना 60 भी लिख सकते हैं।
ओके सर। 47.60 भी लिख सकते हैं। बताएं, आपने आपसे कहा क्या था, उसने एरर निकालने को कहा था, जी आपसे असल टारगेट था परसेंटेज एरर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी बोलें। जिस तरह इसने लिखा है कि 0.3 का एरर हर जगह पर है, ठीक है। जी अगर मैं सी और डी जो हमें वैल्यूज उसने ऑलरेडी गिवन दी हुई है, अगर मैं ठीक है उसमें से करती तो फिर क्या डिफरेंस आता, मतलब जो आपने बेटा, अभी उसी में तरीके से से किए, किया डायरेक्टली। उसी में से क्या, मैंने डायरेक्टली नहीं किया है, उसी में से किया है। सी और डी में से माइनस किया, देखें गौर से, लिखा भी है। अब्बास, लग रहा है मुझे अब डायरेक्ट पास पेपर माशाल्लाह कर रहे हैं ना। जी सर, वो तो कर रहा हूँ। शाबाश शाबाश, आपके रबर से मिटाने की आवाज है, ये होता है तरीका पढ़ने का। शाबाश। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, न्यू आंसर माइनस ओल्ड आंसर डिवाइडेड बाय ओल्ड आंसर मल्टीप्लाई बाय 100। नया आंसर आया 47.60। ओल्ड आंसर है -47। चेक कर लेते हैं, 47 ही था। जी 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 सर, 47 था, मैंने चेक कर लिया। 47 है एंड परसेंट आ रहा है हमारा डिवाइडेड बाय 1.27%। ओल्ड आंसर मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आंसर है बेटे? 1.2765 आ रहा है। हम इसको कैसे लिखेंगे? 1.28% लिख लेते हैं, ठीक है। ओके सर, डन हो गया। ठीक है, लंबी हो गई आज, लेकिन सीख लिया। अच्छा, अब ये कह रहे जी हैं, फ्रॉम द सर। पैटर्न ऑफ द सॉल्युबिलिटी डेमोंस्ट्रेटेड बाय योर ग्राफ, predict and explain whether the dissolving of the two form of sodium sulfate in water are exothermic और endothermic reaction। बताइए, सोडियम सल्फेट को डिसॉल्व किया है, बताइए एंडो है या एक्सो है। ऊपर वाले को कौन सा किया, आप बताएं, ये कौन सा सॉल्ट था? सर समझ नहीं आया आपकी बात। बताइए, ये आपका सोडियम सल्फेट हाइड्रेटेड था, ये बताइए जी, ये ये एंडो है हाइड्रेटेड एक्सो था है। सर। हाइड्रेटेड था ना सॉल्बिलिटी, सर, रिमूवल ऑफ वाटर। बेटा क्या लिखा है, सॉल्बिलिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, जी तो विद ये टेम्परेचर। एंडोथर्मिक हुआ ना। जी, एंडोथर्मिक को। जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है देयर इज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो ये जो तुमने लिखा ये एंडोथर्मिक है, यही लिख देना चाहिए एंडोथर्मिक। अच्छा, अब दूसरा देखो, वो कह रहा है देयर इज अ ट्रांजिशन एंड द सॉल्युबिलिटी बिकम एट अ टेम्परेचर बिटवीन, देयर इज अ ट्रांजिशन एंड द सॉल्युबिलिटी बिकम दैट ऑफ सोडियम सल्फेट, द यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी आर पर ग्राम। सोडियम सल्फेट का क्या कह रहा है ये, कि अगर तुम 10 में कर रहे हो सॉल्युबिलिटी, तो इन वाटर इंक्रीजेस विद टेम्परेचर एट अ टेम्परेचर बिटवीन 25-70 देयर इज अ ट्रांजिशन। 25 और 70 को बढ़ाते वक्त ट्रांजिशन आ रही है सॉल्युबिलिटी में, ठीक है। तो बताइए डिसॉल्विंग क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक हो रहा है एंडोथर्मिक हो रहा है? सर टेम्परेचर अब जो है 25 से जब 70 पे जा रहा है, तो वो कह रहा है देयर इज अ हाँ ट्रांजिशन, तो इसका मतलब हाँ कि हाँ। वो भी एंडो ही होगा, बिकॉज ऊपर भी उसने ये कहा ना कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हमने ये नहीं, डिड्यूस किया ट्रांजिशन, कि वो ट्रांजिशन एंडोथर्मिक का, हो रहा है। नहीं गलत कह रही है। ट्रांजिशन का मतलब है पहले इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, तो फिर हम इसको एक्सो कर देंगे। बात समझ में आ रही, तो ये एक्सो हो जाएगा। अभी मैं आंसर लिखूंगा और समझ में आ जाएगा। ये कहें, लिखेंगे डिसॉल्विंग
इज एंडोथर्मिक। क्यों एंडोथर्मिक है? solubility increases with increasing temperature. With increasing temperature. इसका ग्राफ ऐसे, solubility टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब सोडियम सल्फेट की क्या होगी? डिसॉल्विंग इज एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक है? solubility is decreased by increasing temperature. अगर आप देखेंगे तो ग्राफ ऐसे बन रहा है या ऐसे बन रहा है। इसे लिख लें, डिक्रीज सॉल्युबिलिटी with respect to temperature. कहाँ चलेगा मेरे बच्चों? बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। ये पूरा का पूरा हमारा खत्म हो गया। एक मिनट में आपको जरा ये दिखा देता हूँ आपने क्या क्या सुने। एक्सपेरिमेंट दोबारा सुन लें, उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है। आप देखें, एक ये देखें, इसमें आपने डाला है a small sample of hydrated sodium sulfate was added and this new mass is recorded. Heat किया है until all the solid had dissolved while constantly stirring and the temperature recorded when the first crystal appeared. सही है। तो उसके बाद आपने ये ए में कहा है सेवरल एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। तो जो पहला आपने एक्सपेरिमेंट किया है, गौर से देखिएगा, उसमें टेम्परेचर था 0। आपको मेरी बात समझ आ रही है? फिर जो जी दूसरा सर। एक्सपेरिमेंट किया है, जी उसमें क्रिस्टलाइन टेम्परेचर है 10। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है समझ। सर आ रही है। यानी ऊपर ठंडा है और नीचे गर्म होते जा रहे हैं, और जैसे ही गर्म होते जा रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं? नीचे ये जो ग्राफ, नीचे वाला ग्राफ है, ये जो ऊपर जा रहा है, ये जो ऊपर जा रहा है, ये है सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O का, और जो ये वापस नीचे आ रहा है, इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो गर्म है। ये इसका ग्राफ है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है समझ। क्योंकि उस वक्त जब आप उसको गर्म कर जी ठंडा सर, कर रहे समझ। थे, जब आप ठंडा कर रहे थे उस वक्त पानी था मौजूद, लेकिन ट्रांजिशन टेम्परेचर के बाद आप जो कर रहे हैं उसमें विदाउट वाटर है। आप देख सकते हैं कि ये पहला वाला जो है, ये जो पहला वाला है, जिसमें पहला क्या है, ये एंडोथर्मिक है, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और ये वाला एक्सोथर्मिक है। चले मेरे बच्चों, यहीं तक के रखते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा, लंबी हो गई आज। जी सर, समझ आ गया, बिल्कुल आ गया ठीक है, समझ। चलो चलो, जीते रहो, खुश रहो, जी ठीक सर, है। आ गया। चलो, अल्लाह हाफिज। माम तुम्हारे पास पास पेपर है ना, ये वाला? जी है। बस ठीक है, उस पे उसी तुम हार्ड कॉपी में कर लो, वरना तुम उसे डाउनलोड करके आईपैड पे कर लो। अब पूरा एक अपने पास सॉल्व बनाओ इसका, ठीक है। ये वाला आज का ये मैंने कर लिया हाँ सर। बस ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश,
ठीक है बेटा, चलो अल्लाह हाफिज है। साथ साथ कर लिया वो। ओके सर, अल्लाह वेरी हाफिज। गुड, वेरी गुड। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके।